गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पिछली वीडियो में हमारी जो भारत के वैभवपूर्ण अतीत में जो टॉपिक चल रहा था, सेकंड टॉपिक था भारत की विश्व को उपलब्धियों के बारे में। उन्हीं उपलब्धियों में हम लोग पढ़ रहे थे और उन उपलब्धियों में हमने जो देखा था कि जो सबसे पहले जो हमने देखा उपलब्धियों में कि कौन कौन सी उपलब्धियां थी भारत की वैभवशाली उपलब्धियां। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति और प्रागैतिहासिक शैलकला। और फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा सिंधु सभ्यता, जो एक महान उपलब्धि है हमारी भारत की। उसके बारे में हमने जाना कि कैसे सिंधु सभ्यता में हमें किस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, किन इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बताया गया, लिखा गया, या खोजकर्ता कौन है, इन सब की जानकारी हमने ले ली है। कितने कितने स्थानों पर, भारत में कितने स्थानों पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, पाकिस्तान में कितने स्थानों पर मिले हैं और अफगानिस्तान में कितने स्थानों पर हमें मिले सिंधु सभ्यता के अवशेष, ये जानकारी हमने ली है। इसके बाद हमने देखा था कि सिंधु सरस्वती से जो सभ्यता थी, उस सभ्यता की जो मेन विशेषताएं रही है, उन विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी ली थी हमारी लास्ट वीडियो में। वो जानकारी क्या थी? जो सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं थी, किसकी थी? हमारी सिंधु सभ्यता, जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसकी हम विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी विशेषताओं में हमने जो टॉपिक लिया था, सबसे पहले आता आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहला नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन में हमने देखा था कि जो नगर नियोजन था वो किन दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था आपका क्या? दुर्ग या गढ़ी, जो कहाँ पर बना हुआ था? ऊंचाई पर या चबूतरे पर बनाया जाता था, ताकि वो वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो तो वो लोग वहाँ पर सुरक्षित पहुँच सके। वहाँ पे रहते कौन कौन लोग थे? दुर्ग या गढ़ी में राज परिवार के लोग रहते थे, या फिर जो राज्य कर्मचारी होते थे वो लोग, ऊंचे पद पर होते थे, वो लोग दुर्ग या गढ़ी में रहते थे। और वहाँ की जनसंख्या, क्योंकि उच्च पदाधिकारी रहेंगे तो जनसंख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। और वहाँ पर विशाल अन्नागार भी वहीं पर स्थित होते थे। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि जो दूसरा था, वो दूसरा पार्ट था नगर या बस्ती। उस नगर या बस्ती में हमने क्या देखा कि नगर और बस्ती में आम जन लोग रहते थे और वो अपनी खेती का या पशुपालन का, उनका जो भी काम होता था वो वहीं पर रहकर करते थे। उसके साथ साथ जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, प्राकृतिक आपदा, फ्लड या इस तरह से बाढ़ आती थी, तो उस समय ये लोग कहाँ चले जाते थे? दुर्ग या गढ़ी में चले जाते थे। एक डिफरेंस इसमें हमने देखा कि दुर्ग या गढ़ी में जो पक्की ईंटों के मकान थे, और कहाँ पर जो नगर या बस्ती थी वहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सड़कें। सेकंड पॉइंट आपका आता है सड़कें। सड़कों में हमने देखा जो सड़कें जो थी आपस में समकोण पर काटती थी। जैसा ग्रिड सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो वैसा ही सिस्टम उसमें था कि इसकी मेन विशेषता थी सड़कें समकोण पर काटती थी। गलियों में सड़कों की चौड़ाई कम होती थी और राजमार्गों पर सड़कों की चौड़ाई ज़्यादा होती थी। जैसा आज भी हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि गलियों में जो सड़कों की चौड़ाई होती है वो थोड़ी कम होती है और राजमार्गों की चौड़ाई कितनी? 6 लेन 4 लेन, है ना। इस तरह से राजमार्गों की चौड़ाई कितनी ज़्यादा होती है। तो वैसा ही सिस्टम उस समय भी था। फिर हमने देखा नालियाँ। जो नालियों की व्यवस्था थी, वो नालियाँ बहुत सुव्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी। मीन्स गंदे पानी का इधर उधर फैलाव ना होकर कैसी उन लोगों ने अपनी स्वास्थ्य के प्रति भी वो लोग सजग रहे हैं। इसका मतलब, क्योंकि गंदे पानी से क्या होता है? मच्छर वगैरह पैदा होंगे और उससे बीमारियां होगी। तो उन लोगों ने उस समय क्या किया? गंदे पानी की निकासी के लिए, घरों से गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए क्या किया? उन लोगों ने घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनाई। नालियाँ भी कैसी थी? ढकी हुई रहती थी। और ढकी हुई नालियाँ आगे जाकर किसी एक बहुत बड़े चैम्बर में या बड़े होल में जाकर उसका पानी गिरता था। अगर वहाँ कोई कचरा वगैरह आता है तो वो उस होल को खोलकर, चैम्बर को खोलकर, कचरा साफ करके उस नाली व्यवस्था को वापस से सुचारू रूप से कर सकते थे। तो ये इसकी मेन विशेषता थी कि नालियों की व्यवस्था जो बहुत अच्छी और सुदृढ़ थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी
और उनके जो मिश्रण लगाया जाता था ताकि नालियों का पानी लीकेज ना हो, उसके लिए उन्होंने चूना, पत्थर और जिप्सम का मिश्रण वो करके लगाते थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ईंटें। जो ईंटें उसकी भी ये भी बहुत मेन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो पुरानी से पुरानी सभ्यता भी अगर है, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता भी अगर है, तो वहाँ पर भी हमें ईंटों की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन सिंधु सभ्यता में हमें कच्ची व पक्की ईंटों की जानकारी हमें मिलती है। कहाँ कहाँ मिली है कच्ची व पक्की ईंटें? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें पक्की ईंटें मिली है, और कालीबंगा और एक जो नाम है रंगपुर, वहाँ पर हमें कौन सी मिली है? कच्ची ईंटों के अवशेष मिले हैं। इन ईंटों की जो साइज बताई गई है वो साइज लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की इस टू बताई गई है। तो ऊंचाई उसकी 1 जैसे 1:2:4 के रूप में, मीन्स 4:2:1, लंबाई 4, चौड़ाई 2 एंड मोटाई 1। ठीक है, तो इस तरह से इंच में मान सकते हो आप इनको। तो ये इस तरह से इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी। इसके बाद हम जो 4 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर पे पॉइंट आता है आपका भवन निर्माण, कि वहाँ का भवन निर्माण कला कैसी थी, भवन निर्माण कैसा रहा है। तो भवन निर्माण जो था, वो भवन निर्माण में उनके जो भवन निर्माण करने की जो कला थी वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी का मतलब वो लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से उन लोगों ने भवन का निर्माण कर रखा था। कैसे बना रखा था भवन का निर्माण? भवन के निर्माण के लिए उन लोगों ने सबसे पहले क्या था, उन्होंने, देखो आप तरीके से इसमें से देखना कि क्या था। सबसे पहले हमारा, अगर आप कभी अपने पुराने दादा दादी के जो पुराने मकान बने हुए गांव में वहां गए हो, तो वहां आप देखेंगे कि जो मकान होते थे उनमें सबसे पहले बीच में क्या होता था? बहुत बड़ा सा चौक या बरामदा होता था। ठीक है, और इसी चौक और बरामदे में सारे रूम्स जो होते थे, उन रूम्स के गेट इधर ही खुलते थे। तो इसमें क्या होते थे? इस चौक के चारों तरफ क्या बने होते थे? इस चौक के चारों तरफ रूम बने हुए होते थे, कमरे बने हुए होते थे, और इस तरह से कमरे बने होते थे। और इस चौक में ही आप देखेंगे कि जो मेन द्वार होता था, इनका मेन रास्ता जो होता था, कुल मिला के कितने 4 या 5 कमरे बने होते थे। और कितने कमरे? 4 या 5 कमरे होते थे। ठीक है, और इनका जो मेन रोड होता था, मेन रास्ता जो होता था, वो राजमार्ग की तरफ नहीं खुलता था। प्रवेश द्वार जो होता था, ये आपका प्रवेश द्वार है। ठीक है, ये प्रवेश द्वार राजमार्ग जो होते थे, ये राजमार्ग होते थे, और इन राजमार्गों की तरफ नहीं खुलता था, इधर नहीं खुलता था, बल्कि इनका जो मेन गेट होता था वो कहाँ? गलियों में खुलता था। यहाँ इधर गलियां बनी होती थी, और इन गलियों में उनके मेन गेट खुलते थे। क्यों? ये अपने, ये क्या रखते थे, मतलब अपने, क्या बोल सकते हैं उसको, उनकी कुछ गुप्त रखने के लिए हो सकता है कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से गेट राजमार्गों की तरफ नहीं खोलते थे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर भवन निर्माण में उन लोगों ने क्या बना रखा था? पानी की व्यवस्था के लिए, क्योंकि ऐसी कोई पाइपलाइन वगैरह तो उस समय थी नहीं, तो उन लोगों ने, उनके हर घर में क्या होता था? कुआं। ठीक है, हर घर में आपको क्या मिल जाएगा? पानी की व्यवस्था के लिए कुआं मिलता था, और उसके साथ साथ किचन। ठीक है, किचन भी होती थी, रसोई घर और स्नानागार। क्या होते थे? स्नानागार भी होते थे, रसोई घर और स्नानागार भी होते थे। और इसके साथ साथ नालियों की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से थी। जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी पानी निकासी के लिए नालियां बनी हुई होती थी। पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाकर वो रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मकान का जो सिस्टम होता था, भवन निर्माण का सिस्टम होता था, वो इनका इस तरह का रहता था। तो आप इसको अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो आप पॉइंट वाइज भी बता सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मध्य में चौक मिलता था, मध्य में बड़ा सा चौक। ठीक है, फिर आपको दूसरे नंबर पे 4 या 5 कमरे जिनके दरवाजे चौक में खुलते थे। ठीक है, जिनके दरवाजे चौक में खुलते थे, है ना। और क्या मिला हमें इसमें? फिर हमें मिली है हर घर में, प्रत्येक घर में क्या मिलता है? प्रत्येक घर में कुआं। फिर रसोई घर व स्नानागार, व मीन्स और स्नानागार, ये भी आपको मिलते हैं।
मुख्य दरवाजा गलियों की तरफ खुलता था। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इसमें, मुख्य दरवाजा गलियों की तरफ खुलता था। नालियों की व्यवस्था अच्छे से होती थी। नालियों की व्यवस्था गंदे पानी को निकालने के लिए। ठीक है, हो गया सब कुछ। तो 4-5 जो कमरे होते थे, नालियों की व्यवस्था, कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग इसमें होता था। क्या होता था इसमें, कच्ची व पक्की ईंटों का, भवन निर्माण में कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग। ठीक है, अगर व्यक्ति बहुत सक्षम है तो वो पक्की ईंटों का प्रयोग करेगा, और सक्षम नहीं है तो हो सकता है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करता हो। इसके साथ साथ शौचालय भी बने हुए होते थे। ठीक है, स्नानागार और शौचालय की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। मतलब वो आज के युग से भी काफी अच्छे, या स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत ज्यादा सजग रहते थे। तो इस तरह से जो वहाँ का भवन निर्माण था वो इस तरह से बना हुआ था। आप उसके बारे में इतना बता सकते हो। अब नेक्स्ट आपका आता है, भवन निर्माण के बाद आपकी आती है विशाल स्नानागार, जो हमारे सिंधु सभ्यता की मेन, इसको भी हम मेन विशेषता के रूप में मान सकते हैं कि सबके घर में तो होते ही थे स्नानागार, लेकिन कभी कभी समारोह या उत्सव के समय पर सभी लोग, जैसे हमारे यहाँ पर भी स्नान करने जाते हैं, कुंभ का स्नान करना, वो अलग अलग तरीके के स्नान करने जाते हैं, आपके दादी वगैरह ने आपको देखा होगा। तो ऐसे स्नान के लिए कहाँ जाते हैं फिर लोग, विशाल स्नानागार पर। तो ठीक है, आपकी नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब आपका समझ में आता है आपको सबको। तो ये जो विशाल स्नानागार थे, वो विशाल स्नानागार कहाँ के मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में जो प्लेस है वहां पर मिले हैं, विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताई गई है वो क्या बताई गई है, 39 × 23 × 8 फीट। ठीक है, 8 फीट इसकी क्या बताई गई है, आपकी इसकी लंबाई चौड़ाई और बताया गया। इतना बड़ा वो विशाल स्नानागार हुआ करता था। ये होता कहाँ था, ये स्थित कहाँ रहता था, आपने जो दुर्ग या गढ़ी देखा है, ठीक है ना, दुर्ग या गढ़ी का प्लेस हमने जो देखा था, जो ऊंचाई पर बना होता था, इस तरह से एक प्राचीर भी बताई थी, ठीक है ना। तो दुर्ग या गढ़ी के वहां पर ही जो प्राचीर है, उस प्राचीर के आसपास में ही ये विशाल स्नानागार बने हुए होते थे। इन विशाल स्नानागारों की विशेषताएं क्या होती थी, सबसे पहले तो विशाल स्नानागारों की जो विशेषताएं होती थी, बहुत बड़े बड़े होते थे, और ये क्या होते थे, ये ईंटों से बने हुए होते थे। किनसे, पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। मतलब सबसे पहले तो आपने भी, अगर अपने यहाँ पर अपन जनरली देखें तो, अगर आपने बावड़ी, जो हमारी जो सिंपल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में अगर आपने कभी किसी बावड़ी को अगर देखा है, या आप किसी किले पर गए हैं और वहां पर इस तरह से कुछ बावड़ी वगैरह देखी है, तो वहां पर आपने देखी होगी कि बावड़ी में नीचे जाने के लिए, पानी के पास जाने के लिए इस तरह से आपको सीढ़ीनुमा, इस तरह से आपको सीढ़ियां मिलेगी, और उन सीढ़ियों पर आप होते हुए आप नीचे तक पहुंच सकते हो। तो ऐसी ही सीढ़ियां यहाँ पर भी हमें मिली है। इसके साथ साथ सारी सीढ़ियां सब तरफ, सब तरफ इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है ना, और इस तरह की सीढ़ियों से वो लोग नीचे जाते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बनाया गया है पूरा स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर आपका पक्की ईंटों से, किनसे, पक्की ईंटों से बनाया गया है स्ट्रक्चर। जो जैसे अब आजकल ये स्विमिंग पूल बने हुए होते हैं, स्विमिंग पूल में आप देखते हो कि नीचे आपकी टाइल वगैरह रहती है ताकि क्या नहीं हो, पानी लीकेज ना हो। तो ये व्यवस्था यहाँ पर भी थी कि इन ईंटों, जैसे नाली में होता था कि पानी लीकेज नहीं होता था, किसका मिश्रण लगता था, ईंट, चूना पत्थर और जिप्सम का, तो वही चीज यहाँ पर भी यूज की जाती थी। तो सभी जगह दीवारों पर, फर्श पर, दीवारों पर और फर्श पर सब जगह क्या, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक साइड में क्या मिलेगा, एक कुआं मिलता था, क्योंकि पानी, यहाँ पर जो पानी आता था, बारिश के पानी हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर क्या होता था, कुएं से पानी की यहाँ पर व्यवस्था की जाती थी। और ये सब कब होते थे, ये सब उत्सव या समारोह के समय इनका यूज किया जाता था। कोई भी बड़ा उत्सव या समारोह होता था तब सब लोग यहाँ पर आते थे, नगर या बस्ती से ऊपर, और यहाँ पर इनको यहाँ पर रहते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर इसके चारों तरफ कुछ कमरे बने हुए होते थे, ठीक है, और इस पानी के लिए आपको कुएं की व्यवस्था थी यहाँ पर।
और इसके साथ साथ यहाँ पर गंदे पानी की निकासी के लिए, क्योंकि जब ये पानी सब लोग नहाएंगे तो पानी गंदा हो जाता था, तो ये गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ पर नाली भी बनी होती थी ताकि गंदा पानी बाहर निकाला जा सके और साफ पानी वापस से इसमें यूज किया जा सके। तो ये इसकी विशाल स्नानागार की व्यवस्था थी कि ये मिला कहाँ हमें, मोहनजोदड़ो में हमें मिला है। ठीक है, फिर अब हमारा आता है विशाल अन्नागार। अन्नागार के नाम से हमें समझ में आ रही है कि अन्नागार का मतलब क्या होगा, जहां पर क्या रखा जाता है बेटा, वह जहां पर हमें अन्न को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बनी है और जब कभी नदी में पानी ज्यादा आ जाता है, एक्स्ट्रा पानी आता है, तो वो बाढ़ की स्थिति बन जाती है और उस समय बाढ़ की स्थिति में जो भी सामान आपका होता है वो सब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए इन विशाल अन्नागार की व्यवस्था की गई थी। विशाल अन्नागार जो होते थे वो भी कहाँ बने होते थे, वो भी दुर्ग या गढ़ी के वहीं पर ही बने होते थे, चबूतरे पर बने होते थे। और चबूतरे पर 6-6 लाइन के, जैसे यहाँ पर चबूतरा था, ये चबूतरा है आपका, और चबूतरे पर 6-6 लाइन के, ये 6 की लाइन में, ठीक है, इस तरह से ये बड़े बड़े विशाल अन्नागार बने हुए होते थे। ये विशाल अन्नागार कहाँ कहाँ मिले हैं, ये हमें मिले हैं हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये एक बड़ी, आप मान सकते हो प्लेस है या इसकी बहुत अच्छी जो सिटी मान सकते हो। ठीक है, जहाँ पर हमें इस तरह के अवशेष मिल रहे हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आपको इस तरह के अवशेष मिलेंगे और यहाँ पर छोटे और बड़े दोनों तरह के अन्नागार हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा में थोड़े छोटे साइज के बने हुए हैं और मोहनजोदड़ो में थोड़े बड़े साइज के अन्नागार बने हुए मिलेंगे आपको। और ये किसकी 6-6 की 2 पंक्तियों में बने होते थे। ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6, तो ये 6-6 की 2 पंक्तियों में मिलकर बनते थे। और ये क्यों बनाए जाते थे, ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब कभी बाढ़ आती थी या फ्लड आ जाए, उस समय अन्न को कहाँ, जो भी अन्न होता था वो यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बाढ़ की स्थिति में वो अन्न काम ले सके। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं विशाल जलाशय और विशाल स्टेडियम। जलाशय और स्टेडियम अन्नागार के बाद हम देखते हैं विशाल जलाशय। विशाल जलाशय और स्टेडियम। स्टेडियम के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि स्टेडियम क्या हो सकता है, गेम के लिए, खेल के लिए जो बनाया जाता है। और जलाशय जो बारिश न हो उस समय जलाशय की आवश्यकता होती है। इसके अवशेष मिले हमें धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ है, ये धोलावीरा है, गुजरात में है। और इसके जलाशय और स्टेडियम के अवशेष आपको कहाँ मिलेंगे, गुजरात धोलावीरा में मिलेंगे। और ये जो जलाशय बनाए जाते थे वो जलाशय किससे बनाए जाते थे, शिलाओं को काटकर, जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी, चट्टानें होती थी, शिलाओं को काटकर ये जलाशयों का निर्माण किया जाता था। और ये जलाशय कितने फीट के होते थे, कैसे होते थे, 95 × 11.42 and 4 मीटर। ठीक है, तो इतना बड़ा वो एक चट्टान को काटकर बनाते थे। टोटल कितने जलाशय थे वहां पर, छोटे बड़े मिलाकर 16। ठीक है, 16 जलाशय वहां पर थे। कितने, छोटे बड़े मिलाकर 16 जलाशय वहां पर थे। इसी तरह स्टेडियम भी हमें वहां पर देखने को मिला है। और स्टेडियम की भी जो तरीका बनाने का है, वो आज का जो स्टेडियम है, आज के जो स्टेडियम बने होते हैं कि चारों तरफ सीढ़ियां होती है, वैसा ही तरीका वहां पर भी होता है कि जो चारों तरफ होती है सीढ़ियां होती है दर्शकों के लिए। ठीक है, तो चारों तरफ सीढ़ियां दर्शकों के बैठने के लिए, मतलब वहां पर भी इतने बड़े बड़े गेम होते थे और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, बैठने के लिए। और उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें जो समारोह स्थल होता था, वो समारोह स्थल ये स्टेडियम किससे जुड़े होते थे, जो मैंने आपको बताया था दुर्ग की प्राचीर होती थी, जैसे अन्नागार वगैरह जुड़े होते थे, वैसे ही ये भी स्टेडियम भी वहां पर होता था। किसके लिए, दर्शकों के लिए, वहां पर गेम्स के लिए वहां पर बने हुए होते थे। ठीक है, तो ये स्टेडियम की चौड़ाई लंबाई कितनी रहती है, चौड़ाई और लंबाई आप देख सकते हैं 223 × 45 मीटर। ठीक है, ये 45 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई रहती थी। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे,
धोलावीरा गुजरात में हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर शिलाओं को काट कर तो जलाशय बनाए गए और स्टेडियम बनाए गए जिसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है हमारा गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा जिसको हम क्या कह सकते हैं, डॉकयार्ड या फिर आज की लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसको बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह आपने देखे होंगे जहाँ पर बड़े बड़े जहाज, मालवाहक जहाज आते हैं और उसके साथ साथ दूसरे जहाज जो यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते हैं वो भी बंदरगाह पर ही होता है। तो आपका लास्ट और मेन क्या रहता है इसमें, डॉकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा, जो उस लैंग्वेज में बोला जाता है गोदीवाड़ा, जिसको आप बोल सकते हैं डॉकयार्ड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आज की लैंग्वेज में बंदरगाह। तो गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह सेम चीज है। ये आपको, आपने अगर नाम सुना है लोथल गुजरात, इसके साक्ष्य में कहाँ मिले हैं, लोथल गुजरात, ये भी गुजरात में है। और वहां पर हमें, क्योंकि आप उधर जो देखते हैं कि जो समुद्री वाला किनारा है वो जो है, वहाँ पर विशाखापट्टनम जो आज का बंदरगाह है सेम उससे मिलता जुलता ये है। कौन सा बंदरगाह, अभी विशाखापट्टनम, अगर नाम सुना होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, उससे ये सेम मिलता जुलता बंदरगाह या डॉकयार्ड था। यहाँ पर भारी भारी मालवाहक जहाज यहाँ पर आते थे और ये किस नदी से जुड़े होते थे, ये जो है भोगवा नदी, भोगवा नदी से ये जुड़ा हुआ रहता था। बंदरगाह जो था भोगवा नदी जो गुजरात में नदी है, उस नदी से ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर से कहाँ पर से व्यापार होता था, जहाज माल कहाँ जाता था, मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान, इन जगहों पर हमारा माल आता जाता था, या हमारा जो विदेशी व्यापार होता था वो इन लोगों से होता था। इस तरह से हमारे यहाँ हमारी जो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हैं वो हमने सारी विशेषताओं का वर्णन देख लिया है, इन डिटेल देख लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जो फर्स्ट विशेषता थी नगर नियोजन, सेकंड सड़कें, थर्ड नालियाँ, फोर्थ ईंटें, फिफ्थ भवन निर्माण, हमने विशाल स्नानागार, सेवंथ विशाल अन्नागार, एट्थ आपकी विशाल जलाशय और स्टेडियम, एंड लास्ट नाइन्थ आपका गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। तो ये आपके जब अगर डिटेल क्वेश्चन में आता है तो आप इनकी डिटेल लिख सकते हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ आप इनके नाम लिखकर ही बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।